नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बाजार में ये कयास बड़ी तेजी से लगाए जा रहे हैं कि बाजार की चाल अब पलटने वाली है। यानी बाजार अब मंदी के गोते के लगाने के बदले जो है अब तेजी की छलांग लगाने के लिए तैयार हो रहा है। और किसी भी क्षण ये जो है वो विस्फोट इस तरीके से हो सकता है कि बाजार में निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स जो है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच सकता है। तो इसलिए इस वीडियो बनाने का केवल मेरा मकसद ये है कि इन झांसों में नए निवेशक खास करके ना आया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। एक समझदार निवेशक के लिए बहुत सोच समझकर कोई फैसला लेना चाहिए। और अब वो समय आ गया है जब तमाम रिलायबल इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स, अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े जो फाइनेंशियल अखबार हैं वो क्या बोल रहे हैं, जो और दूसरे ऑथेंटिक यहाँ के अर्थशास्त्री हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाए और समझा जाए और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। एक तबका ये कह रहा है कि बाजार की चाल पलट जाएगी, मंदी से बाजार तेजी का रुख पकड़ लेगा, लेकिन मेरा मानना इसका जस्ट उलट है। मैं नहीं मानता कि बाजार में कोई भी ऐसा फैक्टर है, देश के अंदर ऐसा कोई भी फैक्टर है या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कोई भी ऐसा पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से भारतीय बाजार जो है वो तेजी से अपने रुख को पलट सकते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? मैं इसका मोटा मोटा आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूं और बड़े अलार्मिंग फैक्टर्स बताता हूं, ज्वलंत फैक्टर्स बताता हूं जो बाजार को देर सवेर प्रभावित करते ही करते हैं। वो सेंटीमेंट्स को प्रभावित करते हैं और सेंटीमेंट से ही बाजार चलता है। अब आइए सबसे पहले मिडिल ईस्ट के हालात। तो मिडिल ईस्ट के हालात जो है जस के तस बने हुए हैं। तनाव दिन पे दिन गहराता जा रहा है और किसी भी समय जो है वो चिंगारी जो है वो भड़क करके युद्ध का रूप ले सकती है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, इन दो की अनिश्चित भाषा, अनिश्चित तेवर, अनिश्चित रुख और इनके फैसले पल पल बदलने वाले होते हैं। और इन हालात के अंदर वो क्या ईरान के साथ पीस डील करेंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अब पीस डील की तो बात छोड़िए, अब हालात ये हो गए हैं कि अब दोबारा जंग कब शुरू होगी इसके कयास लगाने शुरू कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में ईरान पे एक जहाज को अमेरिका ने डुबो दिया। देखा देखी अभी परसों या नरसों जो है, परसों शायद, वो ईरान ने जो है वो यूएस नेवी के एक जहाज को यूएस नेवी नहीं, उनके एक टैंकर जो था उसको जो है वो डुबो दिया। माना यही जा रहा है कि वो अमेरिका का टैंकर था, लेकिन उसका झंडा जो है वो वो दूसरे देश का लगा हुआ था। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब इस किस्म की हरकत अमेरिका ने की, ईरान के कुछ जगहों पे अमेरिका ने बमबारी भी की और बड़े पैमाने पे की। ईरान थोड़ा चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि इजराइल जो है सीज फायर का खुला उल्लंघन करके लेबनान की सीमाओं में और अंदर तक घुसता जा रहा है, वहाँ युद्ध, भीषण युद्ध जारी है, तो उसने कहा कि अब अमेरिकन फोर्सेस को और अमेरिका को सबक सिखाना जरूरी है। नतीजा ये हुआ कि पिछले 2 दिन से ईरान जो है खाड़ी देशों में स्थित खास करके 2 देशों में उसने जो है जितने अमेरिकन बेसिस थे उनको मिसाइल हमलों से, ड्रोन हमलों से जो है पूरी तरह तबाह करने का प्रयास किया और वहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अब ये तो रही बात। अब पीस डील तो छोड़िए आप, पीस डील तो अब वो गई गर्त में, उसको कोई संभावना ही नहीं है कि वो जल्दी कुछ होगी, क्योंकि वो ट्रंप और नेतन्याहू की जिद के कारण शायद लोग ये उम्मीद कर बैठे थे कि अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने जो है नेतन्याहू को खरी खोटी सुनाई, अब शब्दों का प्रयोग तक किया। अब लोगों को ये लगा कि अब जल्दी जो है
वो अमेरिका जो है इजराइल से किनारा करके जो है जो उसको करना है वो करेगा और इजराइल की परवाह नहीं करेगा। लेकिन ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। अमेरिका में जूइश लॉबी जो है वो इतनी मजबूत है कि वो जो चाहेगी वही होगा, दूसरा कुछ नहीं। और नेतन्याहू उसी लॉबी के एक जो है वो मोर है। तो इसलिए किसी भी पीस डील की संभावना फिलहाल निकट भविष्य में नजर नहीं आती। और ये हॉर्मुज संकट जो है वो अब और विस्तृत रूप ले सकता है, क्योंकि ईरान ने अब साफ कर दिया है, अपनी मंशा साफ कर दी है कि अमेरिका अगर अपनी आदत से बाज नहीं आया, नेतन्याहू ने जो है अपना रवैया अगर जो नहीं बदला, तो बाब अल मंदेब जो है हम उसको भी बंद कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया त्राईमाम करने को मजबूर हो जाएगी। अभी तो 20 से 25% दुनिया का तेल हॉर्मुज से होकर गुजरता है, और जब बाब अल मंदेब बंद हो जाएगा तो उसके बाद ये प्रतिशत जो है वो 30 से 40% तक हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे गुड्स हैं, पेट्रोलियम और क्रूड और ये गैस ही नहीं, दूसरे और जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान जो हैं उनको घूम करके जो है वो वास्को डी गामा जिस रास्ते से आया था उस रास्ते का अनुसरण करना पड़ेगा। और वो इतना महंगा सौदा साबित होगा कि जिसके बारे में कह पाना मुश्किल है। सारी दुनिया की कमर जो है वो टूट जाएगी। अब इन हालात ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि जब तक एनर्जी क्राइसिस हल नहीं होगी, इसमें कुछ सुधार नहीं आएगा, ये ईज डाउन नहीं होगी, तब तक दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत हालात उसके बिगड़ते ही जाएंगे। और भारत इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। क्यों? कि हमारी पेट्रोलियम ज़रूरतें जो है, क्रूड की ज़रूरतें, गैस की ज़रूरतें और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ज़रूरतें जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी सबसे ज़्यादा है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसके लिए आयातित सामग्री भी जो है वो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट से की लेनी पड़ती है। अब सवाल ये होता है कि अगर हम ऑल्टरनेटिव तरीके से, अगर हम अमेरिका और वेनेजुएला से भी तेल अगर बड़े पैमाने पर ले रहे हैं, जो तेल की मात्रा हम बढ़ा भी रहे हैं, तो वो कितना महंगा है, उसके इंश्योरेंस चार्जेस कितने ज़्यादा हैं, शिपमेंट्स कितने महंगे हैं, और वो लैंडेड कॉस्ट कुल मिला करके जो भारत आएगी उसका क्या असर होगा। नतीजा यही होगा कि अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो खर्चा है वो जो है वो पूरा नहीं निकल पा रहा है। अंडर रिकवरीज की स्थिति आज भी बरकरार है। लाख छूट होने के बावजूद, एक्साइज ड्यूटी में रिलीफ पाने के बावजूद, इसके अलावा जो है पेट्रोल, डीजल, प्रीमियम पेट्रोल, इंडस्ट्रियल डीजल और सीएनजी के भाव बढ़ाए जाने के बावजूद जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की स्थिति ये है कि आज भी वो पूरी तरीके से मुनाफा नहीं कमा रही हैं। और उन्होंने दबी जुबान से ये मांग करनी शुरू कर दी है कि कम से कम 1 से 2 रुपए का फ़ायदा उठाने के लिए कम से कम उनको जो है वो दाम बढ़ाने की जो है वो इजाज़त दी जाए। और अगर ये दाम बढ़ाएंगे तो 1-2 रुपए से काम नहीं चलेगा, अच्छा खासा दाम बढ़ाना पड़ेगा। तो अब जब इतने ही दाम, अभी जो है थोड़ा बहुत दाम बढ़ा है, जब इतने दाम बढ़ गए तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, फ्रेट कॉस्ट है, वो जो है वो 5 से 10% बढ़ गई। और अगर मान लीजिए 10 रुपए और बढ़ गए दाम, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब ये होगा कि फ्रेट और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 25 से 30% बढ़ना तय है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि महंगाई अपना तांडव खुलकर दिखाने लगेगी। क्यों? कि कंपनियों के कच्चे माल की लागत बढ़ जाएगी फ्रेट कॉस्ट से, और फिर जब तैयार होकर के माल जो है वो आएगा वो भी जो है वो महंगा हो जाएगा। उसके अलावा जो कंपनियां, बहुत सी कंपनियां इंपोर्ट डिपेंडेंट, वो कच्चा माल आयात करती हैं, आयात करने के बाद तब अपने यहाँ तैयार करती हैं, उनका क्या हश्र होगा? क्यों? शिपिंग फ्रेट्स जो है वो बहुत महंगे हो चुके हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत महंगे हो चुके हैं। तो वो इन हालात के अंदर जो है महंगाई की वृद्धि दर को रोक पाना बहुत मुश्किल काम होगा। इसके अलावा
अब एक पिछले 2-3 दिनों से ये खबर बड़ी तेजी से फैल रही है कि भारत ने जो है अपना जो गोल्ड रिजर्व है उसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का सोना जो है वो बेच दिया है। रिजर्व बैंक ने उसका आज खंडन किया है, यानी बुधवार को आज जो है उसका आज या कल खंडन किया और उसने साफ साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये खबर ब्रेक की थी ब्लूमबर्ग ने। ब्लूमबर्ग एक न्यूज़ एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी, उसने जो है ये खबर ब्रेक की थी और उसने जिस चीज़ का जिक्र किया है उसके मुताबिक जो है ये अभी जो आंकड़े आए हैं, जिस पीरियड का उसने जिक्र किया है उस पीरियड के आंकड़े रिजर्व बैंक ने जारी अभी नहीं किए हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ने खंडन किया है। अब लोगों का कहना ये है कि भाई अगर जो मई के पूरे आंकड़े आप दे दीजिए, नहीं है तो कम से कम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेकर के लास्ट वीक ऑफ मई तक के आंकड़े दे दीजिए। अमूमन रिजर्व बैंक हर हफ्ते जो है क्या हालात हैं उन पे जो है वो आंकड़े जारी करता है। अब ये आंकड़ों के अभाव में जो है वो पूरी जो है ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और इस मुद्दे पे अनसर्टेनिटी का बाजार गर्म है। अब ये एक बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर होगा, ये बाजार के सेंटिमेंट्स को निश्चित तौर पे प्रभावित करेगा। अब इसके अलावा रिजर्व बैंक ने डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया और न गिरे बहुत ज़्यादा, उसने जो है वो 53 अरब डॉलर जो है वो 53 अरब डॉलर जो है वो उसने बाजार में झोंक दिया। अब इससे टेम्परेरली रुपए की कीमतों में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन इतना भी सुधार नहीं हुआ कि इससे कोई बहुत बड़ा लाभ भारत को हो सके। अब नतीजा क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद ही रुपया फिर जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा है। अब अगर मान लीजिए मिडिल ईस्ट की क्राइसिस ऐसी ही रहती है, उसके अलावा अब नतीजा ये है कि अगर एफआईआई जिस गति से बेच रहे हैं बाजार में अपना माल और पैसा कमा के और उसको डॉलर में कन्वर्ट करके, यानी रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके वो अपने फेवरेट डेस्टिनेशन ले जा रही हैं उस रकम को, तो फिर डॉलर पे और कितना आप भरोसा कर सकते हैं या रुपए पे कितना आप वो निश्चिंता से कह सकते हैं कि 53 अरब डॉलर बाजार में झोंके जाने के बाद रुपया जो है मजबूत बना रहेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। और तीसरा फैक्टर ये है कि अगर बड़े पैमाने पे अमेरिकी विदेशी संस्थागत निवेशक जो है वो अगर बाजार में बिकवाली करते रहेंगे तो बाजार में तेजी पनपना संभव नहीं है। क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के लिए भी अब एक लिमिट होती है। वो लगातार पिछले जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से वो लगातार खरीदते जा रहे हैं, इसके पहले से भी खरीद रहे हैं। बस खुशकिस्मती इसी में थी कि जो सिप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो पैसा आता है और म्यूचुअल फंड उस पैसे का इस्तेमाल शेयर बाजार में झोंकने के लिए करता है, तो वो जो है वो स्थिति जो है वो बाजार को थोड़ा बहुत बचा लेती है। नहीं तो अभी बाजार की स्थिति क्या होती इसका अनुमान हम और आप नहीं लगा सकते। अब हालात ये हो गए हैं कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के या तो रिटर्न्स जो हैं वो अनअट्रैक्टिव है और उनमें से भी बहुत से के तो रिटर्न नेगेटिव में चले गए हैं। अब इन हालात के अंदर अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अब जो सिप करने वाले इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स में वो भी अब जो है धीरे धीरे पलायन का रुख जो है वो अपनाए हुए हैं और आने वाले समय में जो है वो म्यूचुअल फंड्स को उतना पैसा सिप के थ्रू शायद न मिल पाए कि वो एफआईआईज की भारी बिकवाली को न्यूट्रलाइज करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे। अब तीसरी बात, मैंने अपने पुराने एपिसोड्स में इस बात की आशंका जाहिर की थी कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके लिए जो मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स है MSCI, उसमें जो है वो भारत के एलोकेशन में कमी की जा सकती है।
और वो वही हो गया। अभी हाल ही में अभी जो है वो MSCI ने वो अपना जो है वो रिपोर्ट जारी की। उसमें भारत का जो एलोकेशन है इमर्जिंग मार्केट्स में वो तेजी से घटा दिया गया और वो लगभग 12.5% कर दिया गया। और अगर हालात ऐसे ही रहे और स्थितियां बहुत सुधार नहीं इनमें आया तो हो सकता है कि मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स में जो है इमर्जिंग फंड्स जितने भी जो देश हैं वो जो है उनमें भारत का एलोकेशन और ज़्यादा घटा दिया जाए। अगर 2% भी घटा दिया तो आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि इसका क्या व्यापक असर होगा। ये 2% केवल एक इंडिकेटर है, लेकिन इससे जो है बाकी और दूसरे फंड्स जो फॉलो नहीं करते MSCI को, वो अपने विवेक और अपने हिसाब से फैसला लेते हैं। उन फंड्स वो क्या रुख अपनाएंगे इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल होगा। अब तीसरी चीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन को ले लीजिए। अभी तक हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से शेयर बाजार हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले ताइवान हमसे आगे निकल गया। रही सही कसर साउथ कोरिया ने पूरी कर दी। कॉस्पी का बाजार जो है उसका मार्केट कैप जो है वो भारत से भी आगे निकल गया। यानी ये दो छोटे छोटे देश जो टेक्नोलॉजी में इनका कोई सानी नहीं है, और बड़े बड़े देश चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई अन्य देश हो, चाहे यूरोपीय देश हो, सब इनका लोहा मानते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। जैसे चीन का लोहा मानते हैं उस तरीके से इन दो देशों को भी लोहा मानते हैं। अब आप ये सोचिए कि जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में ताइवान और जो है वो साउथ कोरिया से पिछड़ रहे हैं, तो ये भी एक जो है निगेटिव फैक्टर है जो बाजार के सेंटिमेंट्स को निगेटिवली प्रभावित करेगा। अब ऐसे हालात के अंदर आप हमें बताइए कि बाजार में तेजी कैसे पनपेगी। अब दूसरी चीज कि बाजार में ज्यादातर पैसा जो है, चाहे वो बड़े निवेशक हो, चाहे फंड्स हो, चाहे वो दूसरे देशों के जो सॉवरेन फंड्स हैं, वो AI प्लेटफॉर्म्स वाले स्टॉक्स में जो AI के उस्ताद है या जो AI में सबसे ज़्यादा पैसा झोंक रहे हैं या जो AI के बादशाह है आज के दिन में, वहाँ पैसा लगा रहे हैं। और अब कई दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तो ये साफ साफ भविष्यवाणी तक कर दी है कि जिनके पास AI होगा वही बाजार रूल करेंगे, और भारत के पास कोई एक्सक्लूसिवली जो है वो AI का अपना कोई जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, वो दीगर बात है कि बहुत सी कंपनीज जैसे इंडिया की भी जो कंपनीज हैं उन्होंने जो है वो अब AI की तरफ गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है। उस दिशा में जो है वो पैसा खर्च करना भी शुरू कर दिया है, लोगों का रिक्रूटमेंट भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका दूरगामी असर बाद में दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल सामने कोई प्योर AI प्ले नाम की चीज जो है हमारे यहाँ कोई IT कंपनी फिलहाल की आज की डेट में नहीं है। अब पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से, कैसे आएगा? दूसरी चीज, महंगाई की रफ्तार जो है वो थमने वाली नहीं दिखाई दे रही। अब तीसरी चीज, वो महंगाई और ट्रिगर कैसे उसको बढ़ा सकती है। मैंने तो एक अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात की आपसे, उसके अलावा आयातित कॉस्ट की बात की आपसे, और उसके अलावा अब तीसरा आइए जो सबसे बड़ी चीज है, जिस पापी पेट के लिए दुनिया जो है वो क्या नहीं करती, उस पापी पेट का सवाल है। तो अब खेती का जो नया सीजन है वो शुरू होने की कगार पे है। किसानों को पंपिंग सेट चलाने के लिए डीजल की जरूरत है, खाद पानी की जरूरत है। अब सुपर इल नीनो का जो इफेक्ट है गर्मी के तौर पे जो है सारे भारत में दिखाई देने लगा है। अब देखना ये है कि सफिशिएंट रेनफॉल होती है या जो भविष्यवाणी की गई है दुनिया के जो मौसम वैज्ञानिकों ने की है कि 90% से भी जो है वो कम भारत में वर्षा होगी। IMD ने भी ये कह दिया है कि 90% से कम वर्षा होने की संभावना है। अगर वाकई ऐसा हुआ
और अभी जो हालात दिख रहे हैं उनसे तो यही नज़र आता है कि ये हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। उत्तर भारत के अंदर कम से कम जो सबसे ज़्यादा अनाज का जो है उत्पादन करता है, तिलहन का उत्पादन करता है, वहाँ की स्थिति ये हो गई है, या जो पूर्वी भारत, जो मतलब आपका सेंट्रल इंडिया, पूर्वी भारत और थोड़ा उत्तर भारत, ये सब जो है कुल मिला करके धान की अच्छी खासी उपज करते हैं, गेहूं की उपज अच्छी खासी करते हैं, दलहन की भी उपज अच्छी खासी करते हैं, अब तिलहन की भी उपज अच्छी खासी करते हैं। अब अगर इनके यहाँ अभी खाद्य संकट जो है वो सामने आकर मुंह बाए खड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी थोड़ा थोड़ा खाद अगर मिली सबको, लेकिन वो अपर्याप्त साबित हुई, पानी के लिए डीजल पंप्स चलाने की नौबत आ गई है, क्योंकि बिजली के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। तो अब इन हालात के अंदर कई जगह तो ऐसे शहर और कस्बे हैं जहाँ की डीजल मिलना मुश्किल हो गया है, उसकी सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। कई जगह तो ये भी देखा गया कि प्रशासन को ये अनाउंस करना पड़ रहा है कि एक आधार कार्ड पे मात्र केवल 5 लीटर डीजल दिया जाएगा। तो अब ऐसे स्थिति जो है वो जनरलाइज नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ कुछ क्षेत्रों में प्रॉब्लम ज़रूर है, और वो भी डीजल महंगा हो रहा है। और अगर और महंगा हो गया तो अब आप सोचिए कि किसान की खेती की लागत क्या होगी। खाद महंगी है, डीजल महंगा, तो उत्पादन भी महंगा होगा। क्यों? कि उसे मजदूरी भी महंगी देनी है, डीजल भी महंगा खरीदना है, खाद भी महंगी खरीदनी है, और उपज उतनी होगी नहीं, क्योंकि जितनी मात्रा में खाद चाहिए वो किसानों के लिए सुलभ नहीं हो पाएगी, और जितने मात्रा में पानी देना चाहिए वो पानी भी उपलब्ध नहीं हो जाएगा। क्यों? कि ज़्यादातर जगह उत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया के अंदर जो है वो ज़मीनी वाटर टेबल जो है वो नीचे तेजी से घटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अब इन हालात के अंदर किसानों का अतिरिक्त खर्चा होगा ताकि जो बोरिंग है उसको और गहराई तक ले जाया जा सके। अब इन हालात के अंदर आप मुझे बताइए कि बाज़ार में कौन सा ऐसा फैक्टर आपको नज़र आ रहा है कि जो बहुत ये बाज़ार में जो है वो तेज़ी का माहौल जो है वो पैदा कर देगा, और जो है वो बाज़ार में जो है शेयर जो है वो कुलाचे भरने लगेंगे। हाँ, कुछ सेक्टर्स हैं वो वर्ल्ड ओवर हैं, और उनकी डिमांड ऐसी है, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है इसी वजह से, क्योंकि वो समय की मांग है। जिस तेज़ी से डाटा सेंटर बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जो है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, सोलर और दूसरे जो विंड एनर्जी, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करने का काम हो रहा है, उनके एक्सपेंशन की काम हो रही है, और जो ट्रांसमिशन लॉस है उसको कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन का काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो इन सेक्टर्स में जो है ये समय की मांग है, इसको कोई रोक नहीं सकता, और एआई ने इस मांग को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ऊर्जा जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरत होगी। तो इन हालात के अंदर वहाँ भी सब कंपनी आपको पैसा बना के नहीं दे पाएंगी, इसलिए बहुत सोच समझ कर वहाँ भी पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन वो ये नहीं कि कहीं भी हाथ डाला और वो जो है लॉटरी खुल गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पे भी जो है वो बहुत सोच समझ कर पैसा लगाने का वक्त है। और ओवरऑल बाजार में अभी आने वाले समय में अभी सबको इंतज़ार करना होगा कि अभी और क्या बाजार करवट लेता है, इकॉनमी देश की क्या करवट लेती है, और दूसरी जो सबसे बड़ा जो गेम चेंजिंग फैक्टर होगा वो इंडो यूएस डील होगी। जो इंडो यूएस ट्रेड डील है वो लगभग फाइनलाइज होने की कगार पे है, और अब देखना ये है कि उस डील में क्या पॉजिटिव हमें मिलता है, या कहाँ हमें एडवांटेज मिलता है, कहाँ अमेरिका को एडवांटेज मिलता है, या एक तरफा कोई डील हो सकती है। अब ये समय बताएगा। इस बारे में कयास लगाना मैं कतई उचित नहीं समझता। तो अब उस पर नज़र सबको गड़ा के रखनी चाहिए, सबको, क्योंकि वही गेम चेंजर होगा, और वो अगर पॉजिटिव हुआ तो बाज़ार में निश्चित तौर पे
थोड़ा सुधार जरूर आ सकता है। बाजार के हालात उम्मीदों पे चलते हैं तो उन हालात में सुधार जरूर आ सकता है, क्योंकि एक नई उम्मीद की किरण बाजार में भी जो है वो नई उम्मीद पैदा कर सकती है। लेकिन फिलहाल आज की डेट में फिलहाल एक साथ पैसा लगाना या बड़े पैमाने पर 2-3 किश्त के अंदर पैसा लगाना, मैं खुद जो हूँ मैं इस चीज़ के लिए कन्विंस्ड नहीं हूँ। हाँ, जहाँ बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन हो, जहाँ बहुत ज़्यादा टेलविंड्स हो, मजबूत टेलविंड्स हो, वहाँ उन सेक्टर्स की जो अच्छी और मजबूत कंपनियाँ हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाने में कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा अगर लगाते रहेंगे, पैसा हाथ में रहेगा, तो जब आगे अगर कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली, बाजार और मंदा हुआ, बाजार और गिरेगा या शेयरों के भाव गिरेंगे, तो वहाँ एवरेज करने का नीचे भावों पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। और रिस्क रिवार्ड इससे जो है वो निवेशकों के लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। तो आज ये मैंने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना था कि जो कुछ भी बाज़ार में ये हल्ला गुल्ला है, नॉइज़ है, तरह तरह की जो अफवाहें है, तरह तरह के जो है सब्ज़बाग दिखाए जा रहे हैं लोगों को, आप उनके आवेग में, भावावेश में कतई कोई फैसला न लें और अपना दिमाग और अपनी जो है जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अप टू डेट रखें। यही आपको जो है वो निवेश में मददगार साबित होगी और आपका रिस्क रिवार्ड मोस्ट फेवरेबल बनाएंगी और बेहतर रिटर्न आपको दिलाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो शुभ चिंतक हैं वो भी इस वीडियो में, अगर आपको लगता है कि काफ़ी उपयोगी सामग्री है, तो वो भी इसका लाभ बखूबी उठा सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।